Good morning, all of you. I welcome you all to our second lecture on live classes. So, as I have already informed you, in today's class we will be discussing different order of reactions. First of all, if you see here on the screen, you can see zero order reactions. So, what are zero order reactions? If you see here, I have shown you an image. Say, for example, here we are taking a car. यहाँ पर हमने एक कार ले लिया है. So in first case there was less fuel in the car. शुरू में इस कार में क्या है, जो पेट्रोल होना है वो कम अमाउंट है, लेस फ्यूल. तो इसका मैक्सिमम स्पीड अगर आप चाहे तो क्या है, यहाँ पर अगर आप स्पीड देखेंगे तो 95 किलोमीटर पर आवर, ऐसे मतलब मैक्सिमम स्पीड जो है मान के चलिए ये 95 या 100 किलोमीटर पर आवर है. Now in second case the fuel is very full, इसका मतलब अभी टैंक पूरा भरा हुआ है. देन इस केस में इसका मैक्सिमम स्पीड कितना होगा, टैंक भरने की वजह से इसका मैक्सिमम स्पीड 100 से 150 जाएगा, नहीं जाएगा. इसका मतलब इसका स्पीड और इसका फ्यूल इन दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है. That is what we study in zero order reactions. In zero order reactions, if you see here, statement is given. In zero order reactions, these are the reactions in which the reaction rate is not affected by the changes in concentrations of one or more reactants. इसका मतलब reactants का concentrations में आप कोई भी change ले आएंगे, एक या उससे ज्यादा reactant जो भी हो, उसका concentration में आप चेंज ले आएंगे तो फिर भी उसका रेट जो है कोई चेंज नहीं होगा, इसका रेट में कोई चेंज नहीं होगा. उस रिएक्शंस को कहते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शंस. नाउ आफ्टरवर्ड्स वी हैव सीन हाउ टू डिड्यूस द फॉर्मूला फॉर रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शंस. जीरो ऑर्डर रिएक्शंस का रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला कैसे हम डिड्यूस कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमने दो मेथड्स आपसे ऑलरेडी डिस्कस किया गया था. सो लेफ्ट हैंड साइड वी हैव वन मेथड एंड राइट हैंड साइड अनदर मेथड. कोई एक मेथड आप लिख सकते हैं. सो इफ यू सी इन फर्स्ट मेथड व्हाट वी हैव टेकन, rate is equal to dx by dt which is equal to small k, where small k is rate constant, into concentration of reactant A power 0. Since the reaction is of zero order, here यहाँ A क्या power 0 हमें आ रहा है. So now here we have to see what is x. यहाँ x क्या है उसको समझने के लिए हमें पहले कुछ टर्म्स जानना जरूरी है. What are those? First of all, we have to see what is the initial concentration. हमें initial concentration का बारे में देखना है. So initial concentration we are taking concentration of A naught. A naught हम ले रहा है, इसका मतलब जीरो टाइम पे जो रिएक्टेंट ये है, जीरो टाइम पे रिएक्टेंट ए का जो कॉन्सेंट्रेशन आप लेंगे पूरा कॉन्सेंट्रेशन वैसे ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं रहेगा. इसका मतलब ये नॉट जो है दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम t इक्वल टू 0. नाउ आफ्टर टाइम t टाइम के बाद क्या होगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा. वी हैव ऑलरेडी सीन वो कैसे घटते हैं, वो ऑलरेडी हमने देखा था. रिएक्टेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन घटते जाएगा और प्रोडक्ट्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते जाएगा. तो से फॉर एग्जांपल एट रिएक्शन टाइम t समय के बाद जो कॉन्सेंट्रेशन है ये AT है. सो t टाइम के बाद जो कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन है वो हमने मान लिया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AT. इसका मतलब t समय के बाद जो रिएक्टेंट ये है ये बचा हुआ है उसको हमने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AT हमने मान लिया. नाउ व्हाट विल बी द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, कितना कॉन्सेंट्रेशन चेंज आया. स्टार्टिंग में आपने ये नॉट ले लिया, अब बचा है AT, तो चेंज कितना हुआ, A नॉट माइनस AT which means initial concentration of A minus concentration of A at time t. शुरू में जो कॉन्सेंट्रेशन है माइनस t समय के बाद जो कॉन्सेंट्रेशन बचा है, इन दोनों का डिफरेंस को कहते हैं x.
तो x इज द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। तो ये में ए का कॉन्सेंट्रेशन में जो चेंज आया है वो है x। Therefore, x is the change in concentration of A, or you can say x is the concentration of A decomposed after time t. t समय के बाद जो डिकम्पोज हुआ, सो ये डिकम्पोज हुआ मतलब कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है? डिकम्पोज मतलब कम हो रहा है। तो t समय में कितना कम हुआ उस चेंज को हमने x ले रहा है। सो rate is equal to dx by dt, that is equal to k into concentration of A पावर 0 हम ले सकता है। तो पावर 0 है तो इसका वैल्यू 1 है, which implies dx by dt is equal to k, स्मॉल k आएगा। तो dt को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो हमें क्या आएगा? dx is equal to k dt। now integrate on both sides। सो dx का इंटीग्रेशन x है, dt का इंटीग्रेशन t है, ये ऑलरेडी हम जानते हैं। तो जैसे आप इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या आएगा? x is equal to kt plus I, where I is इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब इंटीग्रेशन कांस्टेंट का वैल्यू निकालने के लिए हमें इनिशियल कंडीशंस यूज करना है। What are the initial conditions? Time t is equal to 0 and what will be the concentration? t टाइम का समय जब 0 सेकेंड्स है या 0 मिनट्स है, उस समय कॉन्सेंट्रेशन क्या है? a नॉट है। तो therefore ये दोनों वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ पर x का क्या है? व्हाट इज x? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। सो a नॉट माइनस at हमने सब्स्टिट्यूट कर रहा है इज इक्वल टू kt। i के वैल्यू कितना आया? 0। i के वैल्यू 0 कैसे आया? यहाँ पर आप देखेंगे इनिशियली टाइम t इक्वल टू 0 पे, टाइम t इक्वल टू 0 पे कोई चेंज आया है? रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज आया? हमने रिएक्शन को उसी समय हमने शुरू कर रहा है, अभी मान लो शुरू हुआ नहीं है, टाइम 0 है, तो इसका मतलब कोई चेंज नहीं है। मतलब x का वैल्यू क्या है? टाइम t इक्वल टू 0 का समय x का वैल्यू 0 है। तो x का वैल्यू 0, t का वैल्यू 0, ये दोनों जो है इस एक्सप्रेशन में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो i का वैल्यू 0 आएगा, क्योंकि 0 इज इक्वल टू k इंटू 0 प्लस i, तो हमें 0 आ गया। तो i का वैल्यू 0 हम सब्स्टिट्यूट किया तो हमें क्या आया? x का वैल्यू पे a नॉट माइनस at इज इक्वल टू kt। ऐसे हमें जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट है, हमें रेट कांस्टेंट ही चाहिए, तो k को यहाँ रहने दीजिए, t को लेफ्ट हैंड साइड ले आइए, तो क्या आएगा एक्सप्रेशन? स्मॉल k इज इक्वल टू 1 by t इंटू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माइनस कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम t। इसी एक्सप्रेशन को हम दूसरा वे में भी निकालने के लिए यहाँ कोशिश कर रहा है। सो दिस इज अनदर मेथड बाय विच वी कैन रिड्यूस रेट कांस्टेंट। ये दूसरा मेथड है जिससे हम रेट कांस्टेंट को रिड्यूस कर सकते हैं। को जो भी आपको मेथड इजी लगेगा वो वाला मेथड आप लिख सकते हैं। नाउ यहाँ सेकंड मेथड में हमने क्या किया? वी हैव टेकन द जनरल नोट दैट रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेशन है उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है इसीलिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए पावर 0 है। तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए पावर 0। नाउ ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है स्मॉल के, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट स्मॉल के हमने लिखेंगे तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जगह इज इक्वल टू लिख सकता है। देयरफॉर रेट इज इक्वल टू k into concentration of A power 0. Now from definition we have the expression for rate। यहाँ पर डिफरेंशियल रेट इक्वेशन से हमें रेट का एक्सप्रेशन है रेट इज इक्वल टू माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बाई डी टी। तो माइनस डी ए बाई डी टी, हमने यहाँ डी टी को राइट हैंड साइड लेके गया तो हमें क्या आया? माइनस डी ए इज इक्वल टू के इंटू डी टी। अब दोनों तरफ हम इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है? हमें लिमिट्स अवेलेबल है। व्हाट आर द लिमिट्स? इनिशियल कंडीशन कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट, फाइनल कंडीशन मतलब टाइम टी के बाद
concentration AT that is equal to 0 to T, मतलब 0 इनिशियल टाइम से T टाइम तक जो इंटीग्रेशन है यहाँ हमने इंटीग्रेट किया। तो dA का इंटीग्रेशन ये है, dt का इंटीग्रेशन T है। यहाँ हम लिखेंगे तो क्या आएगा, इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, अब इसका लिमिट्स लगेगा, क्या है वो लिमिट्स, A0 टू AT इज इक्वल टू स्मॉल के इंटू, इसके इंटीग्रेट करेंगे तो T आएगा, कंडीशन है 0 से लेकर T, ये आपका लिमिट्स है। तो अपर लिमिट पहले हम लिखेंगे माइनस लोअर लिमिट, ये सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ ऑलरेडी हमें बाहर माइनस था, ये वाला माइनस बाहर ऑलरेडी था, तो यहाँ पर माइनस ऑलरेडी था। सो माइनस AT माइनस A0 इज इक्वल टू K इंटू T माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये सब्स्टिट्यूट करेंगे तो KT इज इक्वल टू A0 माइनस AT आएगा। तो इसका मतलब हमें सेम वही एक्सप्रेशन रेट कांस्टेंट का हमें आ रहा है। So after deducing the formula for rate constant, we have seen the characteristics of zero order reaction. So in characteristics, mainly 3 points we see. What are those? Units, half lifetime and graphs. ये तीनों points हम usually देखते हैं, units, half lifetime and graphs. तो यहाँ पर आप units देखिए, what are the units? K is equal to mole, later inverse, time inverse. So units निकालने के लिए हमें easy method क्या है? We have rate is equal to rate constant into concentration of A power n. यहाँ n जो है order of reaction. अब यहाँ का order क्या है? 0. तो इसका मतलब n का जगह 0 है, इसका मतलब R is equal to K into concentration of A power 0. तो A power 0 माने 1 है, तो इसका वैल्यू 1 हो गया। That implies rate is equal to rate constant. ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एक खासियत है कि इसमें रेट और रेट कांस्टेंट दोनों बराबर है। The reaction or the order in which rate is equal to rate constant, that is zero order, और कोई ऑर्डर में ऐसे नहीं होगा। So in zero order reactions rate is equal to rate constant, इसका मतलब यूनिट्स भी रेट का ही लगेगा। So rate constant के यूनिट क्या है? जो रेट का यूनिट है। So what is rate? Rate is equal to concentration divided by time. रेट क्या है? कॉन्सेंट्रेशन बाय टाइम। तो कॉन्सेंट्रेशन यहाँ मोलारिटी में हम एक्सप्रेस कर रहा है, तो कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या है? मोल लीटर इनवर्स डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम माने ये डिनोमिनेटर में है तो टाइम इनवर्स, यहाँ टाइम इनवर्स, अगर टाइम मिनट्स है तो मिनट इनवर्स, सेकंड्स है तो सेकंड इनवर्स, आवर्स है तो आवर इनवर्स, डेज है तो डे इनवर्स, ऐसे हम यहाँ यूनिट्स भी देख सकते हैं। एंड देन हाफ लाइफ टाइम। हाफ लाइफ टाइम के लिए क्या किया हमने? जो रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन था वही ले लिया है। अब हमें हाफ लाइफ टाइम चाहिए, मतलब रिएक्शन आधा कंप्लीट हो गया है। तो इसका मतलब टी का जगह क्या है? अभी टी किसका बराबर है? टी हाफ का बराबर है। टाइम कितना हुआ? टी हाफ। तो इस केस में टी हाफ माने क्या है? इस केस में जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ले लिया वो टी हाफ के बाद आधा बचा हुआ है, इसका मतलब आधा कंप्लीट हो गया है। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट टी हाफ इज इक्वल टू A0 by 2। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन में से आधा होगा, क्योंकि ये हाफ लाइफ टाइम है। हाफ लाइफ टाइम मतलब आधा खत्म हो गया है, मतलब आधा बचा हुआ है। तो स्टार्टिंग कितना? A0, बचा कितना? A0 by 2। तो ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इस एक्सप्रेशन में, तो हमें A0 माइनस A0 by 2 इज इक्वल टू स्मॉल k इंटू टी हाफ। टी का जगह टी हाफ हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो ऐसे हमें A0 by 2k, यहाँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A0 को हमने स्मॉल a मान रहा है, इसीलिए टी हाफ इज इक्वल टू A by 2k। ऐसे हमें हाफ लाइफ टाइम आएगा। सो यहाँ जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हमें हाफ लाइफ टाइम टी हाफ
is directly proportional to initial concentration। यहाँ पर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस में हाफ लाइफ टाइम जो है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये हम देख सकते हैं। नेक्स्ट ग्राफ्स, यहाँ पर रेट और रेट कांस्टेंट इन दोनों का वैल्यू देखेंगे बराबर है, तो यहाँ पर देखें रेट कांस्टेंट, इसका मतलब कोई चेंज नहीं होगा, रेट में कोई चेंज नहीं होगा। तो इस समय रेट और टाइम इन दोनों का बीच में अगर हमें ग्राफ प्लॉट करेंगे, रेट और टाइम इन दोनों के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे, हमें ऐसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन आएगा। नाउ नेक्स्ट, सो यहां पर एक और ग्राफ हम देख रहा है, दैट इज अ ग्राफ बिटवीन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड टाइम। यहां पर ग्राफ के लिए हम रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन ले लिया। व्हाट इज द एक्सप्रेशन? ए नॉट माइनस ए टी, या ए टी लिख सकता है या सिंपली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए लिख सकता है। अगर आपने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए लिखा, इसका मतलब है कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी है, जो भी समय है। सो ये वाला एक्सप्रेशन हमने ले लिया। हमें ग्राफ प्लॉट करना है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए वर्सेस टाइम। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए को यही रहने दीजिए, ए नॉट को राइट हैंड साइड ले आइए, तो क्या होगा? इसका मतलब माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू के टी माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नॉट। अब ये -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करिए तो हमें क्या आएगा? ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए नॉट। अगर ये देखेंगे y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी फॉर्म में है। अगर आप जानते हैं तो y इज इक्वल टू एम एक्स ग्राफ कैसा आएगा? दिस ये ऑरिजिन से जाएगा, सो दिस इज y इज इक्वल टू एम एक्स ग्राफ, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसका मतलब इंटरसेप्ट होगा। तो ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी ग्राफ है। अगर ग्राफ ऐसे आ रहा है तो इसका मतलब ये क्या है? इसका नेगेटिव स्लोप है। तो ये ग्राफ जो है ये y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी ग्राफ है, y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी ग्राफ है। तो इसका स्लोप क्या है? माइनस एम। तो यहाँ माइनस एम का जगह क्या है? माइनस के। तो इससे हमें स्लोप आएगा माइनस के। एंड x इज इक्वल टू के टी एक्सप्रेशन से यहाँ पर x और टाइम इन दोनों के बीच में ग्राफ प्लॉट कर रहा है। अच्छा, यहाँ किसी ने रिपीट करने के लिए पूछ रहा है। यहाँ आप देखेंगे दिस इज द ग्राफ इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी। हाँ बेटा बताइए। सर ये जो सेकंड ग्राफ है ए नॉट और टाइम के बीच में, यस सर, ये नॉट कंसंट्रेशन ऑफ ए और टाइम के बीच में, ये और टाइम के बीच, कंसंट्रेशन ऑफ ए और टाइम, यस सर, कंसंट्रेशन ऑफ ए और टाइम के बीच में से जो ग्राफ है सर, इसमें से जो हमारी लाइन आ रही है वो एक्स एक्सिस को से टच कर रही है। सर प्रैक्टिकली तो इसे टच नहीं करना चाहिए। एक्चुअली यहाँ एक्स एक्सिस को टच नहीं करना है। हाँ सही है, ये एक्चुअली जो मतलब लिया तो वो गलती से लिया है। तो एक्चुअली अभी हमने देखे थे ना, y इज इक्वल टू एम एक्स ग्राफ जो है ऐसे आता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी ऐसे जाएगा। फिर यहां एक्स्ट्रापोलेट करके इन्होंने लिखा है y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी ऐसे आएगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, ये ग्राफ है। तो ये सेकंड ग्राफ जो है इस फॉर्म में है। तो इसका स्लोप क्या है? माइनस एम। यहाँ स्लोप जो है माइनस एम, तो यहाँ माइनस एम का बराबर क्या वैल्यू है? माइनस के। तो इसका मतलब यहाँ स्लोप जो है माइनस के। और ये जो है y इज इक्वल टू एम एक्स ग्राफ, x इज इक्वल टू के टी वाला y इज इक्वल टू एम एक्स ग्राफ है। तो इसका मतलब y का जगह क्या है?
y इज इक्वल टू mx। इसका मतलब y का जगह x है तो x हमने लिखा है, और x का जगह टाइम है तो टाइम लिखा है, तो स्लोप जो है वो स्मॉल k का बराबर है। ये स्मॉल k होना स्मॉल k का बराबर है। ठीक है, हाँ बताइए, कोई डाउट? एनी डाउट्स? Okay, we'll go further. So like this we can see about zero order reactions. Now we will see first order reactions. Yeah, before that we will see the examples. So what are the examples of zero order reactions? यहाँ पर जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस है और हेट्रोजीनियस गैसेस रिएक्शंस है और एंजाइम रिएक्शंस, ये जो है जीरो ऑर्डर रिएक्शंस का एग्जांपल्स हैं। फोटोकेमिकल रिएक्शंस, हेट्रोजीनियस गैसेस रिएक्शन माने थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ H, यहाँ पर एग्जांपल दे रहा है, और एंजाइम रिएक्शंस। These are the common examples of zero order reactions. Now we will see first order reactions. So first order reaction माने क्या है? यहाँ पर जो रेट जो है, एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म को आप चेंज करेंगे तो रेट चेंज होना चाहिए। इसका पहले कोई भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म को चेंज करेंगे कोई चेंज नहीं आएगा, वो जीरो ऑर्डर। यहाँ पर क्या है? फर्स्ट ऑर्डर। इसका मतलब एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म को आप चेंज करेंगे तो इसमें रेट में अंतर आएगा। तो इसके लिए फिर से हम यहाँ पर देखेंगे रेट कांस्टेंट को कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर हमने इनिशियल कंडीशंस ले लिया। व्हाट आर इनिशियल कंडीशंस? यहाँ रिएक्शन हम ले रहा है रिएक्टेंट ए टू फॉर्म बी प्लस सी। यहाँ पर इनिशियली जो है कोई भी डिकम्पोजिशन नहीं हुआ। इसका मतलब रिएक्टेंट जो लिया गया वो वैसे की वैसा 100% बचा है और प्रोडक्ट जो है कोई फॉर्म हुआ नहीं है, इसीलिए इनिशियली स्मॉल ए 0 आफ्टर टाइम टी टाइम के बाद क्या होगा? डिकम्पोज होगा। कितना डिकम्पोज हुआ? एक्स डिकम्पोज हुआ। वी हैव ऑलरेडी सीन दिस इज द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। इसका मतलब प्रोडक्ट्स जो है एक्स फॉर्म होगा, रिएक्टेंट जो है एक्स कम होगा। स्टार्टिंग ये स्मॉल ए, अब कितना कम हुआ? एक्स कम हुआ, तो बचेगा कितना? ए माइनस एक्स। तो a माइनस एक्स, इसका मतलब यहाँ a माइनस एक्स वैल्यू किसका बराबर है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AT का बराबर है, या सिंपली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैपिटल A का बराबर है। नाउ व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर रेट? रेट इज इक्वल टू dx by dt इंटू रेट कांस्टेंट इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A पावर 1, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो पावर 1 है। ये लिखेंगे या ना लिखे कोई जरूरत नहीं है। दैट इंप्लाइज यहाँ पर dt को राइट हैंड साइड हम ले जाएंगे तो बचा क्या है? dx इज इक्वल टू k इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू dt। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A क्या है? अभी तो देखा था हमने, a माइनस एक्स। ये a माइनस एक्स को लेफ्ट हैंड साइड ले आइए ताकि x टर्म्स सारे एक साइड हो जाए। तो dx बाय a माइनस एक्स इज इक्वल टू k इंटू dt। नाउ इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स। यहाँ इंटीग्रेट करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है उसका वैल्यू हम निकालेंगे। तो यहाँ पर 1 by a माइनस एक्स, 1 by a माइनस एक्स, इसका इंटीग्रेशन हम देखेंगे। इंटीग्रल 1 by x dx इज इक्वल टू ln x, नेचुरल लॉग है। ln x माने क्या है? log बेस e। ln माने log बेस e, सो ln x आएगा। इसका मतलब हमें x का जगह क्या है? a माइनस एक्स है, तो इसका इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या आना चाहिए? ln a माइनस एक्स आएगा। लेकिन यहाँ आप देखेंगे तो x का नेगेटिव सिंबल है, तो ये नेगेटिव को भी हमें ट्रीट करना है। सो माइनस dx बाय dx, तो इसका मतलब -1 एक्स्ट्रा हमें आएगा। तो ओवरऑल हमें क्या आ रहा है? माइनस ln a माइनस एक्स। तो इसका इंटीग्रेट करेंगे हमें आ रहा है माइनस ln a माइनस एक्स, दैट इज इक्वल टू k इंटू dt का इंटीग्रेशन है t।
So minus ln a minus x is equal to kt plus I, where I is इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब इंटीग्रेशन कांस्टेंट को निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन में किया था वैसे ही इनिशियल कंडीशंस ले लेंगे। व्हाट आर इनिशियल कंडीशंस? टाइम t इक्वल टू 0। सो 0 समय में कोई डिकम्पोजिशन नहीं हुआ, तो इसका मतलब x का वैल्यू 0 है। ऑलरेडी हमने देखा था, यहाँ देखिए x का वैल्यू 0 0 है। इनिशियली हमें x का वैल्यू कोई हाई नहीं है, तो 0 हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये वैल्यूज ले आके इस एक्सप्रेशन में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस ln ये x का जगह 0 इज इक्वल टू k इंटू 0 प्लस I। तो ये k इंटू 0 जो है ये 0 हो जाएगा। अब बचा क्या है, माइनस ln ये, तो I इज इक्वल टू माइनस ln ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें k का वैल्यू आ रहा है 1/t ln a बाय a माइनस x। अब नेचुरल लॉग को log बेस 10 जैसे हम लिखना चाह रहा है, तो कैसे, ln इसका वैल्यू जो है log बेस e, ऑलरेडी हमने देखा था, ये log बेस e को log बेस 10 हम लिखना है तो हमें 2.303 से मल्टीप्लाई करना है। सो 2.303 log बेस 10, तो इसका मतलब हम 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे तो k का वैल्यू आएगा k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी log a बाई a माइनस x, या a का जगह ऑलरेडी कैपिटल A का टर्म में लिखना है तो कैपिटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैपिटल A नॉट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ये हम लिख सकते हैं। ऐसे हम फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट को डिड्यूस कर सकते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, characteristics. In characteristics, what do we see? First of all, units, half-life period, and then graphs. So यहाँ units आप देखेंगे time inverse. Please repeat. कौन सा रिपीट करने के लिए पूछ रहा है? Okay. यहाँ पर हमने इंटीग्रेशन कांस्टेंट का वैल्यू निकालने के लिए इनिशियल कंडीशंस हमने ले लिया। व्हाट आर द इनिशियल कंडीशंस? t जो है 0 होना है, टाइम t इक्वल टू 0, और टाइम t इक्वल टू 0 पे रिएक्शन कोई हुआ नहीं है, इसका मतलब कोई डिकम्पोजिशन नहीं हुआ, इसका मतलब रिएक्टेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज आया नहीं है। दैट इज व्हाई x इज इक्वल टू 0। ये श्रुति सिंह क्या लिख रहा है, सेकंड सेम में गैसेस पढ़ते थे, क्या है ये? ओके, लेट इट बी। आप लोग आपस में चैटिंग ना करिए, अगर कोई भी डाउट है सीधे सीधे हमसे ही पूछे, ठीक है? अगर कोई भी डाउट है हमसे पूछे, आप आपस में चैटिंग ना करिएगा, नहीं तो हम चैटिंग भी डिसेबल कर देंगे, ध्यान दे दीजिए। सो नाउ यहाँ पर हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू जब निकाला तो हमें इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू आया माइनस ln ये, तो इसको हमने सब्स्टिट्यूट किया तो हमें k का एक्सप्रेशन आया 1/t ln a बाय a माइनस x। अब ये ln को log जैसे हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। ln माने क्या है? नेचुरल लॉग। ln का मतलब क्या है? नेचुरल लॉग, दैट इज इक्वल टू log बेस e। अगर मान के चलिए ln x है, इसका मतलब log x बेस e है, बेस जो है e है। आप मैथमेटिक्स में या कहीं और log लिख रहा है मतलब log बेस e है, लेकिन यहाँ केमिस्ट्री में अगर आप log लिखेंगे इसका मतलब log बेस 10 है। उसको अलग दूसरा क्या है, नेचुरल लॉग को हम ln लिखते हैं, ln माने log बेस e। अगर सिर्फ log लिख रहा है इसका मतलब log बेस 10। अब इस log बेस e को या ln x को log बेस 10 में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 2.303 से मल्टीप्लाई करके। सो 2.303 log x, इसका माने क्या है? log बेस 10 है, इसका बेस जो है
10 है। सो 2.303 log x बेस 10। तो यहाँ log आप लिख रहा है मतलब log बेस 10 है। तो ऐसे हम ln को मतलब नेचुरल लॉग को log बेस 10 में कन्वर्ट करके रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला लिख सकते हैं। सो नेक्स्ट वी सी कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू से व्हाट इज दैट यूनिट्स। तो यूनिट्स के लिए कैसे, जैसे ऑलरेडी हमने देखा था रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ये पावर n, यहाँ n का वैल्यू कितना 1 है। तो इसका मतलब हमें रेट कांस्टेंट क्या होगा, रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू रेट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ये। तो यूनिट्स के लिए क्या है, रेट का यूनिट क्या है, रेट का यूनिट कंसंट्रेशन इनटू टाइम इनवर्स। रेट का यूनिट है कंसंट्रेशन, टाइम इनवर्स है, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ये माने कंसंट्रेशन। सो कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन कैंसिल, बचा क्या है टाइम इनवर्स। सो हमें रेट कांस्टेंट के का यूनिट जो है टाइम इनवर्स आ गया है। तो इससे आप निकाल सकते हैं या डायरेक्ट रेट कांस्टेंट से भी आप निकाल सकते हैं। यहां देखिए ये तो 2.303 नंबर है, तो 1/t माने 1 टाइम log a by a minus x, कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन की यूनिट कैंसिल हो जाएगा, यूनिट्स कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या है 1 टाइम। 1 टाइम माने टाइम इनवर्स। आप कैसे भी यूनिट्स निकाल सकते हैं। नाउ इसका मतलब आप देखेंगे यहाँ रेट कांस्टेंट का यूनिट्स अगर देखेंगे इसमें कोई भी कंसंट्रेशन टर्म नहीं है, कंसंट्रेशन टर्म नहीं है। इसका मतलब क्या है, आप कंसंट्रेशन को कैसे भी आप एक्सप्रेस कर सकता है। यू कैन एक्सप्रेस कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोलारिटी और यू कैन एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मोलालिटी और इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन और इन टर्म्स ऑफ मोल्स और एनीवे फॉर्मालिटी, कैसे भी आप एक्सप्रेस कर सकता है। एक कंसंट्रेशन को आप कैसे भी एक्सप्रेस कर सकता है। तो यहाँ पर आप कंसंट्रेशन को कैसे भी एक्सप्रेस करिए, कोई फर्क रेट कांस्टेंट में नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी हमें यहाँ कैंसिल हो जा रहा है। लॉग के आधार के वैल्यू का कोई यूनिट नहीं होता है। अच्छा, वैसे लॉग यहाँ एक लड़के ने कह रहा है कि लॉग का आधार पर वैसे भी कोई यूनिट नहीं होता है। ओके ना, हाफ लाइफ टाइम, हाफ लाइफ टाइम के लिए जैसे ऑलरेडी हमने किया था वैसे ही फिर से हम करेंगे ना। सो हाफ लाइफ के लिए रेट कांस्टेंट हमने ले लिया। हाफ लाइफ इसका मतलब टाइम क्या हो गया, टाइम जो है टी हाफ हो गया। और कंसंट्रेशन इनिशियली ये जो था वो अभी a/2 बचेगा। टी हाफ का समय कंसंट्रेशन जो बचेगा a/2 है। तो ये वैल्यूज हम रेट कांस्टेंट में सब्स्टिट्यूट करेंगे उस एक्सप्रेशन में, तो हमें क्या आएगा 2.303 बाई टी हाफ log a/2। ये कैंसिल, ये 1/2 है तो 2 न्यूमरेटर में जाएगा। तो हमें टी हाफ को ये लेफ्ट हैंड साइड ले जाइए और रेट कांस्टेंट को राइट हैंड साइड डिनोमिनेटर में ले आइए। तो क्या आएगा, टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 बाई के log 2। अगर log का वैल्यू देखेंगे, log 2 का वैल्यू कितना 0.3010, 0.3010 इंटू 2.303 है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे हमें वैल्यू आएगा 0.693 बाई के। देयरफॉर टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई रेट कांस्टेंट। इसका मतलब यहाँ कोई भी कंसंट्रेशन टर्म नहीं है, which means half lifetime is independent of concentration. Half lifetime is independent of concentration और initial concentration. जीरो ऑर्डर में क्या आया था, जीरो ऑर्डर में टी हाफ जो है a/2 क्या आया था। इसका मतलब टी हाफ is directly proportional to initial concentration. यहाँ पर टी हाफ is independent of initial concentration. ऐसे हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी देख सकते हैं। बिफोर एग्जाम्पल विल सी ग्राफ्स।
यहाँ ग्राफ जो है log a माइनस एक्स वर्सेस टाइम, तो उसके लिए हमने रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन ले लिया k इज इक्वल टू 2.303/t। यहाँ ध्यान दे दीजिए y एक्सिस में log a माइनस एक्स हमें है, तो इसको अलग करने के लिए कोशिश करिए। तो log a by b का फॉर्मूला क्या है? log a माइनस log b, therefore log a माइनस log a माइनस x। हमें log a माइनस x एक साइड चाहिए, तो इसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाइए और ये लेफ्ट हैंड साइड जो kt by 2.303 है इसको राइट हैंड साइड ले आइए। Then what do we get? Log a minus x is equal to minus kt by 2.303 plus log a, which means this is like y is equal to minus mx plus c। तो हमें y is equal to minus mx plus c ग्राफ ऐसे आएगा। तो यहाँ स्लोप क्या है? m का जगह क्या है? k by 2.303, ये नेगेटिव स्लोप है, तो इसका मतलब माइनस k by 2.303, ये हमें स्लोप का वैल्यू आएगा। इंटरसेप्ट का वैल्यू log a, c का जगह जो है वो इंटरसेप्ट है, सो इंटरसेप्ट इज log a। और दूसरा ग्राफ सेम इसी के जैसा है, लेकिन a माइनस एक्स का जगह कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैपिटल A लिखा है। वी हैव ऑलरेडी नोन दैट कैपिटल A इज इक्वल टू a माइनस एक्स, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैपिटल A इज इक्वल टू a माइनस एक्स, तो फिर से हमें सेम ग्राफ आएगा। नाउ यहाँ पर हमें क्या है? रेट और कॉन्सेंट्रेशन, इन दोनों के बीच में प्लॉट है। ये फर्स्ट ऑर्डर है, ऑलरेडी हमने देखा था, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ a पावर 1। सो ये y इज इक्वल टू mx फॉर्म में है, सो y इज इक्वल टू mx फॉर्म में ग्राफ ऐसे आएगा। तो m का जगह स्मॉल k है, तो इसका मतलब हमें स्लोप है स्मॉल k। फिर यहाँ पर ln a by a minus x वर्सेस टाइम, ये भी y इज इक्वल टू mx ग्राफ जैसा आएगा। ये लास्ट ग्राफ जो है a माइनस एक्स वर्सेस टाइम, a माइनस एक्स वर्सेस टाइम, तो इसके लिए क्या किया हमने? रेट कांस्टेंट को ले लिया है। यहाँ पर आप देखेंगे ln वाला एक्सप्रेशन ले लीजिए, ये देखिए यहीं पे है, हमें ये ln को हटाना है, तो ये एंटीलॉग हम अप्लाई करेंगे तो e पावर kt हो जाएगा, which means a नॉट by a is equal to e पावर kt by 2.303। हमें ये का वैल्यू चाहिए, ये डिनोमिनेटर में है तो इसको न्यूमरेटर में ले जाना है, तो इसको राइट हैंड साइड ले आइए, ये e पावर जो है वो लेफ्ट हैंड साइड डिनोमिनेटर में ले आइए, तो हमें concentration of a is equal to a naught into e power minus kt by 2.303। इसका मतलब ये एक एक्सपोनेंशियल ग्राफ आएगा। यहाँ मैथमेटिकली हम दिखा रहे हैं, वैसे भी हम ऑलरेडी जानते हैं रिएक्टेंस का कॉन्सेंट्रेशन टाइम बढ़ते जाएगा तो रिएक्टेंस का कॉन्सेंट्रेशन घटते आएगा, ये ऑलरेडी हमने देखा था। प्रोडक्ट्स का जो है ऐसे जाता है, रिएक्टेंस का ऐसे डिक्रीज होता आएगा, ये ऑलरेडी हमने शुरू में देखे थे। नाउ if you see examples, we have many well known examples for first order reactions। so यहाँ inversion of cane sugar आप ले लेंगे, एक्चुअल में ये देखेंगे तो ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन जैसा दिखता है, लेकिन वाटर का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है। क्या है वाटर का कॉन्सेंट्रेशन? 55.55 मोलर। सो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन 55.55 मोलर बहुत ज्यादा है, तो ओवरऑल हम देखेंगे इसमें बहुत ज्यादा चेंज नहीं आएगा। दैट इज व्हाई इट इज वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ सूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शंस या सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ये एक सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है, ये भी सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है। तो इन्वर्शन ऑफ केन शुगर, acid hydrolysis, decomposition of N2O and radioactive decompositions। ये लास्ट वाला ध्यान दे दीजिए, जितना भी radioactive decompositions है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस है। radioactive decompositions इसका मतलब अल्फा रेस, बीटा रेस, गामा रेस, जो डिसइंटीग्रेशन होता है वो सब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस है। नेक्स्ट सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस। सो फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस 2A to form products और A plus B to form products। यहाँ में दो केसेस है, क्या है? A और B दोनों सेम हो सकता है या अलग हो सकता है। यहाँ पर हम रिएक्टेंट के बारे में बात नहीं कर रहा है,
कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बात कर रहा है। सो यह दोनों कॉन्सेंट्रेशन सेम हो गया तो 2A टू फॉर्म प्रोडक्ट्स। अगर दोनों कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग है तो A प्लस B टू फॉर्म प्रोडक्ट्स। तो यहाँ जनरल रेट का एक्सप्रेशन हमने लिखा है, रेट इज इक्वल टू dx by dt which is equal to k into concentration of A whole square। स्क्वायर माने सेकंड ऑर्डर। यहाँ पर rate is equal to dx by dt equal to k into concentration of A into concentration of B। सेकंड ऑर्डर कैसे हो रहा है? A का पावर 1 है, B का पावर 1 है, सो 1 प्लस 1 2 है। तो इसका मतलब हमें ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। ये डेक्स्ट्रोलीवो हम ऑलरेडी समझाए थे बेटा। डेक्स्ट्रोलीवो समझाने के लिए पूछ रहा है, ये ऑलरेडी हमने समझाया था। वैसे भी हम आज आपको बताए थे कि रिवीजन क्लास है, तो रिवीजन में भी हम बहुत समय लगा रहे हैं। ये ऑलरेडी हमने वीडियोस बना के डाले थे, वो आप देखिए। हर किसी का हमने एक्सप्लेनेशन दिए थे। सो डेक्स्ट्रोलीवो अगर आप देखेंगे यहाँ शुरू में डेक्स्ट्रो रोटेटरी प्रोडक्ट्स आप देखेंगे, प्रोडक्ट्स में एक जो है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, दूसरा जो है लीवो रोटेटरी। लेकिन इन दोनों का ओवरऑल सम ले लेंगे तो ओवरऑल सम क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। शुरू में स्टार्टिंग पॉजिटिव है लेकिन यहाँ नेगेटिव है। इसका मतलब डेक्स्ट्रो से ओवरऑल मिक्सचर हमें लीवो रोटेटरी हो रहा है। ओके, नाउ in second order reaction, first case we are taking concentrations of both the reactants are equal। concentration of both the reactants is equal। तो जैसे ऑलरेडी हमने करते आ रहा था वैसे ही किया। रेट इज इक्वल टू dx by dt इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ A होल स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर आएगा क्योंकि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो सारे कंसंट्रेशन टर्म्स को एक साइड लेके गया और T टर्म्स को दूसरा राइट हैंड साइड हमने ले गया। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रल 1 by x स्क्वायर dx, इसका क्या है फॉर्मूला? इंटीग्रल 1 by x स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेशन क्या है? -1 by x। इसका इंटीग्रेशन आता है -1 by x। कैसे? आप देखिए, इंटीग्रल x पावर n dx इज इक्वल टू x पावर n प्लस 1 by n प्लस 1। ये हमारा फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का। इंटीग्रल x पावर n dx इज इक्वल टू x पावर n प्लस 1 by n प्लस 1। यहाँ 1 by x स्क्वायर है, इसका मतलब इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो x पावर -2 है। इंटीग्रल x पावर -2 dx, इसका माने x का जगह सॉरी n का जगह -2 है, तो n का जगह -2 सब्स्टिट्यूट करिए तो क्या आएगा? x पावर -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -2 प्लस 1। तो ये -1 आएगा, x पावर -1। x पावर -1 माने 1 by x इंटू यहाँ -1 है, तो इसीलिए -1 by x आएगा। लेकिन यहाँ x का जगह a माइनस x है तो इसका मतलब -1 by a माइनस x। अब यहाँ पर आप देखेंगे a माइनस x को भी ट्रीट करना है, तो a माइनस x को कैसे ट्रीट करेंगे? d by dx ऑफ a माइनस x। तो इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? -1 आएगा। तो इसीलिए यहाँ पर एक्स्ट्रा में -1 है। तो ओवरऑल 1 by a माइनस x इज इक्वल टू kt प्लस i। यहाँ i के वैल्यू निकालने के लिए इनिशियल कंडीशंस ले लेंगे। टाइम t इक्वल टू 0 पे x का वैल्यू 0 है, तो x का 0 t का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो i का वैल्यू 1 by ये आएगा। इसको सब्स्टिट्यूट करके हम रेट कांस्टेंट का वैल्यू 1 by t इंटू x by a इंटू a माइनस x निकाल सकते हैं। So next, second case, concentration of both the reactants is not equal। concentration जो है बराबर नहीं है, तो क्या ले लिया? जैसे वहां a स्क्वायर लिया था, यहाँ a पावर 1 इंटू b पावर 1 हम ले लिया है। लेकिन concentration of a माने a माइनस x, b concentration of कैपिटल B माने b माइनस x, और concentration टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड, बाकी जो भी बचा है वो राइट हैंड साइड ले गया। अब इसको हमें दोनों तरफ इंटीग्रेट करना है, तो इसको इंटीग्रेट करना मुश्किल है, तो इसीलिए हम पार्शियल फ्रैक्शन जैसे इसको अलग अलग किया है।
तो पार्शियल फ्रैक्शंस ऐसे अलग अलग करते हैं। तो जो वैल्यू है 1/a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स है, इसको लेंगे तो क्या होगा, कैपिटल ए, यहाँ ये कैपिटल ए कैपिटल बी, ये वैल्यूज यहाँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैपिटल ए कैपिटल बी, ये दोनों सेम नहीं है, ये कॉन्सेंट्रेशन है, ये कुछ कॉन्स्टेंट्स है। अगर चाहे तो कैपिटल ए कैपिटल बी का जगह आप कुछ भी ले सकता है। से फॉर एग्जांपल एम एन ले लीजिए, या कैपिटल एम मानिए और ये कैपिटल एन मानिए, कैसे भी आप ले सकता है। कंफ्यूज मत हो जाइए, यहाँ का ये बी और यहाँ का ये भी अलग अलग है। तो पार्शियल फ्रैक्शन जैसे कैसे आएगा, अब एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लिया तो ये लेफ्ट हैंड साइड जाएगा बी माइनस एक्स, ए माइनस एक्स राइट हैंड साइड न्यूमरेटर में जाएगा, दोनों जो है 1 का बराबर है, तो हमें ए इंटू बी माइनस एक्स इक्वल टू ए इंटू बी माइनस एक्स प्लस बी इंटू ए माइनस एक्स इक्वल टू 1 है। अब 2 केसेस ले लेंगे, एक केस में x का वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट करेंगे, दूसरा केस में x का वैल्यू b सब्स्टिट्यूट करेंगे, तब हमें कैपिटल ए और कैपिटल बी जो कांस्टेंट्स है उसका वैल्यूज आ गया है। पहले का वैल्यू जो है 1/b माइनस ए आया, माने माइनस को कॉमन कर देंगे तो 1/a माइनस b, b का वैल्यू 1/a माइनस b, यहाँ माइनस एक्स्ट्रा है, यहाँ माइनस नहीं है, प्लस है। वैसे इसको ले आके हम इस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें ए वाला एक्सप्रेशन आएगा। नाउ इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स, ऐसे इंटीग्रेशन ऑलरेडी आया था तो इंटीग्रेट करेंगे तो हमें ऐसे इंटीग्रेशन आ गया। इंटीग्रेशन कांस्टेंट के लिए फिर से इनिशियल कंडीशंस ले लेंगे, जब हम इनिशियल कंडीशंस लेंगे तो हमें आई का वैल्यू आएगा। सो यहाँ पर हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट आई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें ओवरऑल रेट कांस्टेंट की एक्सप्रेशन k is equal to 1/t into a minus b into ln b into a minus x by a into b minus x आएगा। ln को log base 10 जैसा कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे हम सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी दोनों बराबर नहीं है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, फर्स्ट वन इज यूनिट। तो यूनिट के लिए जैसे हम करते आ रहा था वैसे ही रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर। तो हमें रेट कांस्टेंट चाहिए, तो रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू रेट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए होल स्क्वायर। अब रेट का क्या है, कॉन्सेंट्रेशन टाइम इनवर्स डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर। ये स्क्वायर जो है वन टाइम कैंसिल होगा, तो इसका मतलब हमें बच रहा है 1/कॉन्सेंट्रेशन। इसका मतलब ये कॉन्सेंट्रेशन न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो क्या आएगा, कॉन्सेंट्रेशन इनवर्स इनटू टाइम इनवर्स। यहाँ कॉन्सेंट्रेशन माने क्या है, मोल लेट इनवर्स होल पावर -1 इंटू टाइम इनवर्स। इसका मतलब हमें क्या आएगा, मोल इनवर्स लीटर, क्योंकि लीटर का पावर 2 बार इनवर्स आया है, सो लीटर इनवर्स पावर -1, उसका भी पावर -1 है तो +1 हो जाएगा। इसका मतलब मोल इनवर्स लीटर टाइम इनवर्स, या हम पहले लीटर को लिखेंगे तो लीटर मोल इनवर्स टाइम इनवर्स, ऐसे हमें यूनिट आएगा। सो नेक्स्ट यहां पर यूनिट्स में आप देखेंगे लीटर मोल इनवर्स हमें है, इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर ये डिपेंड हो रहा है। अगर आप कॉन्सेंट्रेशन को मोल्स पर लीटर मतलब मोलारिटी में एक्सप्रेस करेंगे तो एक वैल्यू आएगा, अगर इस बार मोलालिटी में एक्सप्रेस करेंगे इसका मतलब मोल पर केजी में एक्सप्रेस करेंगे तो उसमें दूसरा वैल्यू आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो रेट कांस्टेंट है वो यूनिट्स के ऊपर डिपेंड हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन के यूनिट के ऊपर डिपेंड हो रहा है। इसीलिए अगर आप कॉन्सेंट्रेशन का एक्सप्रेशन चेंज करेंगे, मोलारिटी में एक्सप्रेस करेंगे तो एक वैल्यू आएगा, मोलालिटी में एक्सप्रेस करेंगे तो दूसरा वैल्यू आएगा, अगर मोल फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करेंगे तो कुछ और वैल्यू आएगा। लेकिन
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में वैसे नहीं था क्योंकि वहां पर कॉन्सेंट्रेशन टर्म नहीं बचा है। नेक्स्ट हाफ लाइफ, जैसे करते आ रहा था क्या है, जहां टी है वहां पर टी हाफ सब्स्टिट्यूट करेंगे और जहां पर एक्स है वहां पर a/2 सब्स्टिट्यूट करेंगे। सचिन सिंह इज आस्किंग सर टाइम पे तो डिपेंड कर रहा है, तो टाइम किस में पुट करेंगे, सेकंड में आवर्स में? एक्चुअली इट डिपेंड्स ऑन द रिएक्शन। अगर आप रिएक्शन मिनट्स में कर रहा है तो मिनट्स में एक्सप्रेस करेंगे। अगर कुछ रिएक्शंस है, से फॉर एग्जांपल रेडियो एक्टिव डिकम्पोजिशन, वो क्या है ईयर्स में होगा। जैसे कि कार्बन है C14 आप ले लेंगे, ये 5300 ईयर्स, ऐसे मतलब हजारों साल में वो आधा होगा। इसका मतलब वहां पर क्या है ईयर इनवर्स, ईयर्स में हम एक्सप्रेस करेंगे। मतलब जो रिएक्शन आप प्रैक्टिकली कर रहे हो तो उसका हिसाब से एक्सप्रेस करेंगे। नाउ मतलब सर हर टाइम यूनिट्स में एक्सप्रेस करते हैं, हर टाइम यूनिट्स में। इसका मतलब अगर वो डिपेंड होगा, आपको प्रॉब्लम जो देगा उसमें बताते हैं कि ये यूनिट टाइम के यूनिट्स क्या है। अगर वो सेकंड्स में दे रहा है तो सेकंड्स में करेंगे, अगर वो मिनट्स में चाहिए तो मिनट्स में, जैसे वो प्रॉब्लम में दिया है उसके हिसाब से आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसीलिए इन जनरल हम टाइम लिखते हैं। टाइम माने हो सकता है सेकंड्स, मिनट्स, आवर्स, डेज और ईयर्स। इन जनरल वी राइट टाइम। नाउ सो टी हाफ के लिए हमें टी का जगह टी हाफ सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक्स का जगह ए हाफ सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमें टी हाफ जो है 1/a के आ रहा है। सो जैसे हमने देखा था जीरो ऑर्डर में टी हाफ क्या आया था, जीरो ऑर्डर में a/2 के, फर्स्ट ऑर्डर में 0.693 के, सेकंड ऑर्डर में अभी क्या आ रहा है 1/a के। इसका मतलब जीरो ऑर्डर में हाफ लाइफ टाइम जो है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फर्स्ट ऑर्डर में इंडिपेंडेंट है, सेकंड ऑर्डर में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फर्स्ट ऑर्डर में इंडिपेंडेंट है, जीरो ऑर्डर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सेकंड ऑर्डर में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ऐसे हम टी हाफ का और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का रिलेशन भी देख सकते हैं। सो नेक्स्ट एग्जांपल्स, एग्जाम्पल्स आप देखेंगे सपोनिफिकेशन ऑफ एस्टर्स, और ये वाला रिएक्शन जो है आप लैब में परफॉर्म करते हैं। व्हाट इज दैट? आयोडाइड रिएक्शन विथ सोडियम परसल्फेट, आयोडाइड और सोडियम परसल्फेट का रिएक्शन जो है वो भी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। ऐसे एग्जांपल्स भी हम देख सकते हैं। हियर एस्टर का अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, एस्टर्स का एसिड हाइड्रोलिसिस फर्स्ट ऑर्डर है, एस्टर्स का अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस सेकंड ऑर्डर है, ध्यान दे दीजिए। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स में और हम देखेंगे, यहां पर आप देख सकते हैं when one of the reactants is present in large excess, what will happen? Second order reaction becomes first order. इसी को हमने सूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शंस देखे थे, सूडो मॉलिक्यूलर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सूडो माने फॉल्स, फॉल्स क्या है, हमें एक्चुअल में वो सेकंड ऑर्डर होना है, लेकिन एक रिएक्टेंट एक्सेस होने की वजह से वो फर्स्ट ऑर्डर हो रहा है, उसको यहाँ पर हम मैथमेटिकली प्रूव कर रहा है। सो मैथमेटिकली प्रूव करने के लिए हम एक रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन को एक्सेस में लेना है, तो इसीलिए हम कॉन्सेंट्रेशन ये स्मॉल ए जो है वो बहुत ज्यादा हमने ले लिया बी से। इसका मतलब क्या है, अगर ए और बी दोनों अगल बगल में है तो बी को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब जैसे यहाँ देखिए ए माइनस बी में बी को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। कैसे? से फॉर एग्जांपल 55.55 ये ए का वैल्यू है और बी का वैल्यू है 0.001, तो इसमें कितना फर्क पड़ेगा, बहुत
कम फर्क पड़ता है। क्या है इसका वैल्यू आएगा 55.549 ऐसे आएगा। क्या एक्चुअल में इसका वैल्यू और देखेंगे तो 55.554 आता है। इसका मतलब बहुत ज्यादा चेंज नहीं आ रहा है। देन वी कैन नेग्लेक्ट बी हियर, यहाँ बी को आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट a माइनस एक्स, यहाँ b खुद ही कम है, b खुद ही कम है तो x का वैल्यू और कम होगा, क्योंकि x क्या है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। सो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन इन a और चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन इन b, तो इसका मतलब ये b से भी कम वैल्यू है, x का वैल्यू b से भी कम है, तो इसका मतलब x को हम यहाँ नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ न्यूमरेटर में भी a माइनस एक्स में से x को हमने नेग्लेक्ट किया। अब कम टू डिनोमिनेटर, यहाँ b माइनस एक्स में x को क्यों नहीं नेग्लेक्ट किया, क्योंकि b का कंपैरिजन में x का वैल्यू बहुत कम नहीं है। ये नहीं है कि b वैल्यू इज मच 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 ग्रेटर देन x, ये नहीं है। अगर ऐसे b वैल्यू x से भी बहुत ज्यादा होता तो तब नेग्लेक्ट कर सकते थे, लेकिन यहाँ b और x का वैल्यू में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, इसीलिए हम नेग्लेक्ट नहीं कर रहा है। So thus we get k is equal to 2.303 by t into a log ab by a into b minus x। अब ये कैंसिल और ये यहाँ स्मॉल ये को लेफ्ट हैंड साइड ले जाइए तो ओवरऑल कांस्टेंट को k डैश हम मानेंगे, तो k डैश इज इक्वल टू 2.303 by t log b by b minus x। इसका मतलब हमें ओवरऑल जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जैसे दिख रहा है। Thus it is a first order reaction, pseudo first order reaction है। ग्राफ्स जैसे हमें चाहिए उसके हिसाब से हम रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन ले लिया, उसमें कन्वर्ट किया, तो ये y इज इक्वल टू mx फॉर्म में है, तो y इज इक्वल टू mx फॉर्म हमें ऐसे आता है। यहाँ पर 1 by a minus x वर्सेस टाइम, तो 1 by a minus x वर्सेस टाइम के लिए रेट कांस्टेंट को हमने ले लिया। 1 by a minus x एक तरफ हमें चाहिए तो उसको अलग से हमने लिखा, तो हम देखेंगे ये y इज इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म में आ रहा है। सो y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो c का जगह क्या है 1 by ये है और स्लोप m का जगह k है, तो यहाँ स्लोप से रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। सेम ग्राफ कैपिटल ए का टर्म्स में यहाँ पर हमने लिखा। Here rate versus concentration of A. How? Rate is equal to rate constant into concentration of A whole square, और rate is directly proportional to concentration of A square। तो ये स्क्वायर का ग्राफ जो है हमें ऐसे आएगा। तो ऐसे हम ग्राफ्स भी देख सकते हैं। तो यहाँ सारे यूनिट्स को हमने एक जगह लिखा है, तो जीरो ऑर्डर के लिए मोल डेसीमीटर पावर -3, डेसीलीटर इज इक्वल टू डेसीमीटर क्यूब, लीटर या डेसीमीटर क्यूब दोनों सेम है। 1 लीटर इज इक्वल टू डेसीमीटर क्यूब, डेसीमीटर माने 10 सेंटीमीटर्स या 0.1 मीटर, सो 10 into 10 into 10 मतलब 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1000 सेंटीमीटर क्यूब माने 1 लीटर, दैट इज व्हाई 1 लीटर इज इक्वल टू डेसीमीटर क्यूब। तो ऐसे हम यूनिट्स भी देख सकते हैं। यहाँ पर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हमने ले लिया। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में सिर्फ एक केस हम ले रहा है, वो केस है सारे का कॉन्सेंट्रेशन बराबर है, तो सारे x का टर्म्स एक जगह हमने ले आया। जैसे ऑलरेडी हमने देखा था इंटीग्रल x पावर n dx का, यहाँ x कंफ्यूज ना होने के लिए y का टर्म्स में हमने यहाँ दिखा रहा है, तो इंटीग्रल y पावर n dy इज इक्वल टू y पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 ऐसे हम देख सकते हैं। तो यहाँ इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन कांस्टेंट को निकालने के लिए फिर से इनिशियल कंडीशंस ले लेंगे, तो यहाँ इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ गया, तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें रेट कांस्टेंट आता है। तो ये सारे हमने ऑलरेडी यूट्यूब में डाला है, तो सारे आप देख सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स में आप देखेंगे यूनिट्स, यहाँ हाफ लाइफ टाइम में हमने निकाला। सो यहाँ पर आप देखेंगे हाफ लाइफ टाइम निकालने के लिए यहाँ एक शॉर्टकट मेथड दिया गया है, 2 power n minus 1 by n minus 1 into k a power n minus 1. This is applicable when n is greater than or equal to 2. सेकेंड ऑर्डर और हायर ऑर्डर्स के लिए ही ये वाला एक्सप्रेशन आप यूज करिए।
जीरो और फर्स्ट ऑर्डर के लिए यूज नहीं करना है। एक शॉर्टकट मेथड है टी हाफ वैल्यू निकालने के लिए। इसका एग्जांपल्स आप देखेंगे, पैरानाइट्रोबेंजोइल क्लोराइड रिएक्ट विद ब्यूटानॉल टू फॉर्म एस्टर, तो ऐसे ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन भी देख सकते हैं। और यहाँ पर क्या है, सिल्वर एसिटेट रिएक्ट विद सोडियम फॉर्मेट टू फॉर्म सिल्वर, यहाँ ये रिडॉक्स रिएक्शन भी देख सकते हैं। ऐसे एग्जांपल्स हम देखेंगे। सो हियर एक टेबुलर फॉर्म हमने दे दिया है, जो भी टर्म्स हमने डिस्कस किया था सब एक जगह है। इसके बाद टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, ये हम अगले क्लास में हम देखते हैं। यहाँ तक जो भी डाउट्स है आप पूछ सकते हैं। सर बताइए। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि सर जब हम लोग न्यूमेरिकल्स जब 12th स्टैंडर्ड में सर जब हम लोग थे और सर जब हम लोग न्यूमेरिकल्स करते थे तो हमारे टीचर्स जनरली हमको एडवाइस करते थे कि जब भी आप लोग के की वैल्यू निकाले तो एटलीस्ट 4 डेसिमल प्लेस तक हम लोग को निकालनी होती थी ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेसी की तरफ रहें। तो सर हम लोग यहाँ पे कैलकुलेटर वगैरह तो मिलेगा नहीं, तो हम लोग यहाँ पे भी 4 डेसिमल प्लेस और 5 डेसिमल प्लेस तक हम लोग कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर बेटा हम लोग यूजुअली जो है 3 डेसिमल प्लेसेस लिखते हैं। अगर आप 4 डेसिमल प्लेसेस तक भी करेंगे तो कोई अच्छा ही है, ठीक है। बस इतना ध्यान देना है कि साइंटिफिक नोटेशन में हम फर्स्ट डिजिट के बाद डॉट लिखते हैं, मेन इस पे ध्यान दे दीजिए आप साइंटिफिक नोटेशन में। जैसे से फॉर एग्जांपल आपका 12.356 ऐसे आ रहा है तो आप लिखेंगे 1.2356 इंटू 10⁻⁻1, ठीक है। यहाँ हम इस पे नहीं स्ट्रेस देते हैं कि आप 4 डेसिमल प्लेसेस तक करिए या 3 डेसिमल, स्ट्रेस नहीं देते हैं, लेकिन आप 4 डेसिमल प्लेसेस तक करेंगे तो अच्छा है, ठीक है। एक्चुअली व्हाट मेथड यू आर फॉलोइंग, आप करेक्ट वे में कर रहे हैं कि नहीं उससे मतलब है। आपका वैल्यू कैसे आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं। वैल्यू हो सकता है कैलकुलेशन में मतलब कुछ बच्चे जो मैथ के वाले हैं वो अच्छे से कर सकते हैं, बायो वाले हो सकते हैं कैलकुलेशन में थोड़ा दिक्कत हो, लेकिन मेथड सही होना है, ये मेन चीज है। और कोई डाउट है किसी का? सर मेरा एक और बात था सर, वो जो एस्ट्रिफिकेशन सर आप बता रहे हैं। हाँ जी, हेलो सर, वो जब आप एस्ट्रिफिकेशन में बता रहे थे ना, एस्ट्रिफिकेशन जब एल्कीन में करते हैं फर्स्ट ऑर्डर से, उसको से एक बार और बता दीजिए। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस है ना? यस सर। अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस जो है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, एसिड हाइड्रोलिसिस जो है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये फर्क हमने बताया था। ओके, थैंक यू सर। यहाँ अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस एंड रिएक्शन बिटवीन आयोडाइड एंड सोडियम परसल्फेट, ये दोनों एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। अगर किसी का और डाउट है तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, हमने अलाउ किया है। सर दो लोगों ने चैट बॉक्स में डाला है कि फर्स्ट क्वेश्चन तो ये रेज किया गया है कि लॉग कैसे फाइंड करते हैं, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि लॉग की वैल्यू दी रहेगी क्वेश्चन में बाय 2 डिफरेंट स्टूडेंट्स। यूजुअली जो है लॉग का वैल्यू अगर लॉग में आना है तो इजी क्वेश्चन देते हैं, इतना ध्यान दे दीजिए। इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी लॉग का वैल्यू निकालने के लिए जो क्वेश्चन देते हैं वो इजी क्वेश्चन देते हैं, और आपको लॉग टेबल प्रोवाइड किया जाएगा। और तीसरा क्या है, आप कुछ लॉग का वैल्यूज याद करने के लिए कोशिश करिए, जैसे log 2, log 3, log 7 तक याद करने के लिए कोशिश करिए, तब आपको आसान हो जाएगा। से फॉर एग्जांपल आप log 8 वैल्यू निकालना है, मान के चलिए आपको log 8 निकालना है, तो log 8 क्या करेंगे हम, 8 को है तो 2 क्यूब लिख सकते हैं, है ना, या 2 into 2 into 2 माने log 2 क्यूब लिख सकते हैं, तो ये 3 सामने आएगा, दैट इज इक्वल टू 3 log 2। log 2 का वैल्यू ऑलरेडी हम जानते हैं 0.3010, इसका मतलब इसका वैल्यू आएगा 0.903। यहाँ पर इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप अप्रॉक्स लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अप्रॉक्स वैल्यू चलेगा, ठीक है। अगर लॉग टेबल नहीं दिया गया तो अप्रॉक्स वैल्यू आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
अगर log 15 चाहिए तो 3 into 5 लिख सकता है, log 3 का वैल्यू, log 5 का वैल्यू। अगर आप log 5 का वैल्यू भूल गया, log 5 का वैल्यू कैसे निकालेंगे? log 5 को हम लिख सकते हैं log 10/2, 5 को 10/2 लिख सकते हैं, log 10 माइनस log 2, क्योंकि log a by b is equal to log a minus log b। अब log 10 का वैल्यू क्या है? 1 है, क्योंकि log 10 base 10, ये 1 माइनस log 2 के वैल्यू 0.301, इसका माने है log 5 के वैल्यू 0.699, ऐसा आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा आप देख सकते हैं। किसी ने पूछ रहा है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन को रिपीट करिए। बेटा रिपीट तो नहीं कर सकता है, आप अगर चाहे तो ये ऑलरेडी हमने वीडियो बना के यूट्यूब में डाला है, वहां पर आप कितना बार भी रिपीट करके सुन सकते हैं। फिर भी हम दिखा रहे, देखिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हमने दो मेथड्स हमने देखा, रेट इज इक्वल टू dx by dt दैट इज इक्वल टू k into a power 0। 0 क्यों ले रहा है? क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो ये कांस्टेंट हो गया। सो dx by dt इज इक्वल टू k, इसका माने है dx इज इक्वल टू k dt। इंटीग्रेट किया और इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ गया, उसको निकालने के लिए हमने इनिशियल कंडीशंस ले लिया। उसके बाद i इक्वल टू 0 आया, उसको हमने सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें x इज इक्वल टू kt आया। x माने a नॉट माइनस a इज इक्वल टू kt, ऐसे हमें जीरो ऑर्डर का एक्सप्रेशन आ गया। यहाँ दूसरा मेथड में डिफरेंशियल रेट ले लिया माइनस da by dt, उसको फिर से लिमिट्स अप्लाई करके हमने इंटीग्रेट किया था। हाँ बेटा, नेटवर्क इश्यू तो आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ये हम वैसे भी ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसको भी हम यूट्यूब में डालेंगे। ऑलरेडी हमने जीरो ऑर्डर को भी एक्सप्लेन किया गया है, शायद वो सेकंड लेक्चर था, उसको आप देखिएगा। सर सूडो रिएक्शन की सूडो, यस सर। अच्छा सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, यहाँ देखिए, यहाँ पर हमने सूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शंस, यहाँ पर हम देखेंगे सूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन माने यहाँ इसका मॉलिक्युलरिटी, यहाँ जो एग्जांपल दिया गया है इसका मॉलिक्युलरिटी हम देखेंगे तो मॉलिक्युलरिटी 2 है, तो फिर ऑर्डर हम एक्सपेक्ट करेंगे 2, लेकिन निकल रहा है ऑर्डर जो है 1, ऑर्डर इसका निकल रहा है 1। तो इस टाइप रिएक्शंस को कहते हैं सूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन, जिनका यहाँ पर मॉलिक्युलरिटी 2 है और ऑर्डर 1 है, तो ये सूडो मॉलिक्यूलर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। यहाँ क्यों ऐसे आ रहा है? यहाँ आप देखेंगे हमने एस्टर ले लिया और वाटर हमने लिया। अगर आपको क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, यहाँ देखिए 272014 बुशरा, अपना माइक ऑफ करिए बेटा, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप अपना माइक को ऑफ करिए। हाँ, यहाँ एस्टर का देखेंगे, वाटर का देखेंगे, वाटर का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है 55.55, एस्टर का 0.1। मान के चलिए रिएक्शन के बाद यहाँ एस्टर का कंसंट्रेशन में 0.5 या 0.4 चेंज आ गया, तो एस्टर जो बचा है 0.6 बच गया है, चेंज जो है 0.4 आ गया, तो उतना ही चेंज वाटर में भी आएगा। वाटर का ऑलरेडी कितना था 55.555 ऐसे जाएगा, इसमें 0.4 फर्क आ रहा है, इसका मतलब बच के आ रहा है 55.155 ऐसे हमें आ रहा है। इसका मतलब ओवरऑल वाटर का कंसंट्रेशन में हम देखेंगे बहुत ज्यादा फर्क है नहीं है, हमें लगेगा कि वाटर रिएक्ट ही नहीं हो रहा है, क्योंकि ज्यादा सा कंसंट्रेशन उसका कोई फर्क नहीं पड़ा। तो विच मीन्स ओवरऑल rate is not determined by water's concentration, वाटर का कंसंट्रेशन से रेट में फर्क नहीं पड़ रहा है, उसमें अंतर आ रहा है लेकिन फिर भी फर्क नहीं दिख रहा है, इसीलिए इसको हम हटा सकते हैं। तो बचा क्या है? एस्टर्स। तो इसीलिए हमें सिर्फ एस्टर का कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड हो रहा है। सो विच बुक वी कैन रेफर? बुक जो है पूरी शर्मा पटानी आप देख सकते हैं। एक और बुक है, इसमें ज्यादा मैटर दिया जाता है, वैसे भी थोड़ा सा ये एडवांस्ड है, मतलब एमएससी बच्चों के लिए भी यूज करते हैं। गुर्तु एंड गुर्तु, इस बुक में जो है थोड़ा सा एडवांस्ड काइनेटिक्स दिया गया है, इवन बेसिक लेवल्स पे भी उन्होंने दिया गया है, तो आप देख सकते हैं।
जो भी मैटर आपको चाहिए, मैंने इसीलिए स्लाइड्स में ज्यादा से ज्यादा मैटर लिख रहा हूँ ताकि आपको एग्जाम में लिखने के लिए और आपको पढ़ने के लिए जो मैटर जरूरी है वो हम ऑलरेडी स्लाइड्स पे लिख रहा है, और क्लासेस जब पढ़ाते हैं सारे बात हम बता रहे हैं। आप जब क्लास सुनते हैं तो रनिंग नोट्स लिखिए, रनिंग नोट्स का आदत करिए, तब आपको इंप्रूव होगा सब्जेक्ट भी। ओके सर। So till now we have covered all the order of reactions. In our next class, सर हाँ बताइए। सर आपने जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी नेगेटिव में जो ओजोन का एग्जांपल बताया था वो रिपीट कर देंगे? तो एक्चुअली हमने ओजोनॉलिसिस का एग्जांपल बताए थे बेटा। ओजोनॉलिसिस में क्या होता है, ऑक्सीजन जो है ओजोन बनाते हैं, है ना, लेकिन ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। जो ओजोन है फिर से डिकम्पोज होके हमें ऑक्सीजन आ सकता है, ऑक्सीजन रिएक्ट होके ओजोन बनाता है, ओजोन डिकम्पोज होके फिर वापस ऑक्सीजन बनाते हैं। तो इसमें हम जब इसका रेट कांस्टेंट का जो निकाले थे, रेट का जो निकाले थे, तो रेट का जो है रेट कांस्टेंट इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, शायद ये ओजोन का पावर स्क्वायर है। ऑक्सीजन का रेस्पेक्ट में ये ऑक्सीजन जो है डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन का रेस्पेक्ट में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन पावर माइनस। उसे डिनोमिनेटर में क्यों लिखेंगे? इसका एक्सपेरिमेंटली इसका वैल्यू निकाला गया है। ये रेट का कैसे निकालते हैं ये थोड़ा सा हायर स्टडी है, तो वो कैसे आता है उसका कई सारे मेथड्स है। उन्होंने मैकेनिज्म से इसका रेट का एक्सप्रेशन उन्होंने निकाला, जब उन्होंने निकाला तो उसका वैल्यू ऐसे हमें आया है। तो इस वैल्यू से हमें पता चल रहा है कि वो ये रिएक्शन जो है ऑक्सीजन का रेस्पेक्ट में नेगेटिव ऑर्डर है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 पावर -1 आ रहा है। ये कैसे आता है, वो स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, कई सारे थ्योरीज है, आगे हम लोग पढ़ते हैं हायर स्टडीज में, ठीक है। ये अभी आपको हाई नहीं है। ओके सर। हाँ, ओके। So with this I am concluding today's lecture. In our next lecture we will see determination of order of reaction by various methods and we will discuss about numericals also. Actually आज ही क्लास में हमें न्यूमेरिकल्स डिस्कस करना था लेकिन आज नहीं हो पाया, ये रिवीजन ही पूरा समय ले लिया है। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है न्यूमेरिकल्स भी देखते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल्स और वेरियस 6 मेथड्स हमें है, वो 6 मेथड्स देखेंगे और न्यूमेरिकल्स भी देखते हैं, ओके। सो जो भी क्लास का एक्सप्लेनेशन चाहिए वो ऑलरेडी हमने डाला था। अगर यहाँ पर आपका नेटवर्क का इश्यू आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यूट्यूब में सारे क्लासेस है, जब भी आपका मन लगे और जब आप पढ़ना चाहते हैं तो आप देख के पढ़ सकते हैं। पूरा नोट्स का जो भी चाहिए वो हमने ऑलरेडी दिया गया है, ओके। ओके देन बाय। थैंक यू सर। ओके, वेलकम। Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir.